Hi everyone, in this video we will discuss about laws of chemical combination. Guys, laws of chemical combination में first है अपने पास law of conservation of mass. Guys, नाम से ही पता चल रहा है ये law क्या कहता है कि mass को हमने conserve रखना है. चाहे यूनिवर्स में फिजिकल चेंज हो रहा है चाहे केमिकल चेंज हो रहा है, दोनों में से कोई भी चेंज हो लेकिन मास कंजर्व रहेगा. राइट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोडक्ट. राइट, या तो फिर इसकी हम दूसरी डेफिनेशन भी बता सकते हैं कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. कैसे हम बता सकते हैं कि मास कंजर्व रहेगा, मतलब जो रिएक्टेंट का मास है वही प्रोडक्ट का मास होगा. लाइक जैसे कि देखो आइस है, आइस को हमने हीट कर दिया, हीट को हम ऐसे ट्राइंगल करके भी लिखते हैं. आइस को हमने हीट कर दिया तो हीट करते ही ये पानी में बदलेगी, पानी में चेंज हुआ. तो गाइस हमने नोट किया जो आइस का वेट पहले था ना, सपोज करो अगर ये 25 kg की थी, तो इसको हीट करने के बाद प्रोडक्ट बनने के बाद, आइस रिएक्टेंट है, इसका प्रोडक्ट बनने के बाद प्रोडक्ट वाटर का भी वेट 25 kg ही रहा है. कहने का मतलब टोटल मास रिएक्टेंट का बराबर है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के. तो आप कितना भी चेंज कर लो, हीट दे लो या फिर किसी भी सब्सटेंस में कैसा भी चेंज कर लो, इसका मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. चाहे हम कितना ही चेंज कर ले, मास दोनों का सेम रहता है. एक और एग्जांपल देख लो, अपने पास है मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, और यहाँ से इसको हीट किया तो ये अपने पास इसको डीकम्पोजिशन हुआ, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है. गाइस डीकम्पोज हुआ, ये डीकम्पोज टूटा है, ये किसमें, मरकरी लिक्विड में और ऑक्सीजन गैस में टूटा है. तो HgO अपने पास पहले 100 ग्राम का था, 100 ग्राम के बाद जब ये टूटा है तो मरकरी निकली है 92.6 और बाकी जो ऑक्सीजन निकले वो 7.4 ग्राम निकले. तो आप इनको ऐड कर लो, ये 100 ग्राम ही आता है, तो प्रोडक्ट का मास हो गया 100 ग्राम. सिमिलरली यहाँ पे रिएक्टेंट का मास भी कितना है, 100 ग्राम. तो गाइज ये था अपने पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो ये कहता है कि आप कितना ही फिजिकल और केमिकल चेंज कर लो लेकिन मैटर को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो. कहने का मतलब जो मास रिएक्टेंट का है वही का वही मास प्रोडक्ट का होता है. दूसरा लो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये क्या कहता है कि कोई भी एक प्योर केमिकल कंपाउंड है, वो केमिकल कंपाउंड हमेशा किसी भी सिचुएशन में सेम एलिमेंट से ही मिलके बनेगा. वो प्योर केमिकल कंपाउंड हमेशा ही सेम एलिमेंट से मिलकर बनेगा, और वो एलिमेंट आपस में कैसे कंबाइन होंगे, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट में वो कंबाइन होंगे. इसको समझते हैं कैसे. लाइक हमने सपोज करो गाइस CO2 ही बनानी है, एक CO2 की गैस बनानी है, तो इसको हम किस किस मेथड से बना सकते हैं. एक मेथड है अपने पास बाय बर्निंग कोक इन एयर. कोक कार्बन ही है, तो कोक कार्बन की ही फॉर्म है, तो यहाँ हमने कार्बन सॉलिड में ले लिया, प्लस हमने इसकी रिएक्शन कराई है O2 गैस एयर के साथ. तो ये कोक जब भी एयर के साथ रिएक्ट करेगा तब ये बनाता है CO2. लाइक तो एक है अपन ने CO2 को कैसे बनाया कि भाई कोक को ना एयर में बर्न करके CO2 को बना लिया. नेक्स्ट है कि हम डीकम्पोजिशन से भी कोक CO2 को बना सकते हैं. डीकम्पोजिशन किसका कराओगा, CaCO3 लाइमस्टोन का डीकम्पोजिशन करा दो. CO3 लाइमस्टोन को हीट कर दिया तो ये कंपाउंड डीकम्पोज हो जाएगा, किस में टूटेगा, CaO और CO2 इसमें टूट जाएगा. तो यहाँ पर ये क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट गया. तो एक तो इस मेथड से भी हमने CO2 बना लिया और एक बर्निंग ऑफ कोक से भी हमने CO2 बना लिया. अब CO2 है, किन एलिमेंट से मिलके बना है, कार्बन और ऑक्सीजन से. यहाँ पे भी CO2 कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बना है. और इस केस में देखो कार्बन का वेट कितना है, 12, एटॉमिक मास इसका 12 है. और ऑक्सीजन का देखिए तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16, तो 2 एटम का हो जाएगा 32. राइट, तो यहाँ पर भी CO2, दूसरे मेथड से भी जब CO2 बनाया तो यहाँ भी सेम सिचुएशन ही है, 12:32. तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3:8 हो जाएगा ना, 4 से कट जाएंगे 3:8 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3:8 हो जाएगा. तो कहने का मतलब ये लोग क्या कहता है कि आप CO2 को किसी भी मेथड से बना लो, चाहे आप कोक को बर्न करके बना लो चाहे डीकम्पोज करके बना लो, किसी भी मेथड से CO2 को बना लो, CO2 कार्बन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बनेगी. और कार्बन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन रहेगा वो 3:8 ही रहेगा बाय वेट, यही प्रोपोर्शन रहेगा चाहे आप किसी भी मेथड से CO2 को प्रिपेयर कर लो. एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का. लाइक सोडियम कार्बोनेट को हमने मिलाया है, इसकी रिएक्शन कराई है डाइल्यूट HCl से, डाइल्यूट HCl से इसकी रिएक्शन कराई है, तो यहाँ पर NaCl मिल गया, वाटर मिल गया और CO2 मिल गया. मतलब CO2 हमने इस मेथड से भी बना लिया,
सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराती है डाइल्यूट HCl के साथ। अब यहाँ पर चाहे हमने जितने भी मेथड से CO2 बनाया है, चाहे हमने कोक को बर्न किया है या फिर यहाँ सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराई है गाइस HCl के साथ, या फिर डीकम्पोजिशन कराई कैल्शियम कार्बोनेट का, तीनों ही केस में CO2 कार्बन और ऑक्सीजन के एलिमेंट से ही मिलकर बना है। और कार्बन और ऑक्सीजन के एलिमेंट का जो रेशियो होगा वो 3:8 ही होगा, चाहे आप किसी भी मेथड से CO2 बना लो। तो ये है अपने पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। गाइस ये मल्टीपल प्रोपोर्शन वाला लॉ क्या कहता है, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, कहने का मतलब क्या है, दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं और सेम ही एलिमेंट कंबाइन होकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं, द वेट ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइंस विद फिक्स्ड वेट ऑफ अदर बियर्स अ सिंपल इट बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो। गाइस समझते हैं इसको, एक एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया हमने, वाटर बनाया। यहाँ पर यही इन्हीं दो एलिमेंट्स को ही मिलाया हमने, हाइड्रोजन को ही और ऑक्सीजन को भी। यहाँ से हमने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना लिया, इसका फुल नेम है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। मतलब सेम एलिमेंट को ही कंबाइन कराकर हमने वाटर भी बना लिया और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बना लिया। और हमने क्या किया है कि एक एलिमेंट का ना अमाउंट फिक्स रखा है, लाइक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 ग्राम है और यहाँ पर भी ये इस वाली रिएक्शन में भी ये 2 ग्राम ही है। तो गाइस जब वाटर बनाया है तो वाटर बनाने के लिए ऑक्सीजन की कितनी जरूरत हुई है, 16 ग्राम की ऑक्सीजन जरूरत हुई है। जब इन्हीं दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके हमने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाया है तो यहाँ पर अपने को 32 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है। तो कहने का मतलब ये लो क्या कहता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कि जब आप से दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हो, लाइक हमने सेम एलिमेंट को कंबाइन करके वाटर भी बना लिया और H2O2 भी बना लिया, तो जब आप दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हो तो ऐसे केस में एक एलिमेंट का अगर आप अमाउंट फिक्स कर देते हो, जो भी हमने यहाँ पे कर रखा है हाइड्रोजन का अमाउंट फिक्स कर रखा है, तो दूसरे एलिमेंट का जो भी वेट होगा ना, लाइक फर्स्ट रिएक्शन में आया है 16 और सेकंड रिएक्शन में आया है ऑक्सीजन का 32, तो जो भी दूसरे एलिमेंट का वेट होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो में जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखो इसको कट करेंगे तो क्या आएगा, ये 1:2 का रेशियो आ जाएगा। तो ये क्या है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो है गाइस, दिस इज सिंपल होल नंबर रेशियो। तो ये कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक बार फिर से इसको समझते हैं कि हमने दो एलिमेंट ले लिए हैं, दो एलिमेंट को कंबाइन करके हमने वाटर भी बना लिया है और H2O2 दो कंपाउंड बना लिया है, और दो कंपाउंड बनने के बाद एक एलिमेंट के मास को हमने फिक्स रख दिया है और दूसरे एलिमेंट को, एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दिया और दूसरे एलिमेंट का जब भी हम मास का रेशियो निकालेंगे, दूसरे एलिमेंट के मास का हम रेशियो निकालेंगे तो इट विल बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। तो गाइज ये कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। गाइज एक लॉ है अपने पास, गे लुसेक्स लॉ। गे लुसेक्स लॉ क्या कहता है कि अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर गैसेस कंबाइन इन वॉल्यूम विच बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। ये क्या कहता है कि आपने ना गैस को कंबाइन कर लिया, सपोज हाइड्रोजन गैस को कंबाइन कर लिया हमने क्लोरीन गैस के साथ, इसने बना दिया HCl गैस, राइट। तो यहाँ पर ना हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, इसने HCl बना दिया, इस सबको, इस रिएक्शन को ना हमने बैलेंस कर लिया। बैलेंस करने के बाद आप देखो H2 के साथ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, आगे वाला जो नंबर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जिसको बोलते हैं वो कितना है, 1 है। क्लोरीन के साथ कितना है, 1 है। HCl के साथ कितना है, 2 है। तो राइट यहाँ पर है 2। तो आप ना तीनों के ये वॉल्यूम वाले रेशियो देखो कितने हैं, H2 के लिए 1, Cl2 के लिए 1 और यहाँ HCl के लिए 2। तो गाइज ये रेशियो क्या है अपने पास, ये सिंपल होल नंबर रेशियो है। यही कहता है गे लुसेक्स लॉ कि अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन को सिमिलर रखते हो, सेम रखते हो, चेंज नहीं करते हो, ये कंडीशन भी जरूरी है गाइस, टेम्परेचर प्रेशर को अगर आप चेंज नहीं करते हो, सिमिलर रखते हो, तो ऐसे केस में गैसेस जब भी कंबाइन होंगी तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो वाली वॉल्यूम में ही कंबाइन होंगी। एक बार फिर से देखते हैं कि अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन को सेम रखते हो, चेंज नहीं करते हो, तो ऐसे केस में गैसेस जब भी कंबाइन होगी आपस में तो वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो वाली वॉल्यूम में होंगी। वॉल्यूम बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो। इसका एक और एग्जांपल भी है कि हमने एक नाइट्रोजन गैस ले ली, एक हाइड्रोजन गैस ले ली, दोनों की हमने रिएक्शन करा दी, कंबाइन करा दिया,
इस रिएक्शन कराने के बाद ये बनता है अमोनिया। गाइस ये है NH3, अमोनिया गैस बनाती है। तो फिर से हमने इस रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। N2 के पास देखा तो एक स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब इसकी एक वॉल्यूम। H2 के पास देखा तो तीन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसकी तीन वॉल्यूम। NH3 के पास दो स्टोइकियोमेट्रिक, इसकी दो वॉल्यूम हो जाएगी, राइट। तो यहाँ नाइट्रोजन भी, जब हाइड्रोजन से नाइट्रोजन, जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन की एक वॉल्यूम हाइड्रोजन की तीन वॉल्यूम से रिएक्ट की है और मिलके बनाया है इन्होंने दो वॉल्यूम, किसका, अमोनिया का। तो गाइस वॉल्यूम का जब भी हमने रेशियो निकाल के देखा है तो वो कैसा आया है, सिंपल होल नंबर रेशियो में ही आई है। ये वॉल्यूम भी सिंपल होल नंबर रेशियो में ही आई है। तो ये था अपने पास गे-लुसेक्स लॉ। गाइस सिंपल होल नंबर रेशियो से मतलब है कि वहां कोई भी फ्रैक्शन वाली डिजिट नहीं आएगी, फ्रैक्शन वाला कोई भी नंबर नहीं आएगा, सिंपल नंबर आएगा, होल नंबर आएगा। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है अपने को, एवोगैड्रो लॉ कहता है कि अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन सेम है तो ऐसे केस में इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, गैसेस कोई भी हो अगर उन सब की वॉल्यूम इक्वल है तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे। तो गाइस ये क्या कह रहा है कि वॉल्यूम अगर गैसेस की इक्वल है तो उन गैसेस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे, ये कहता है एवोगैड्रो लॉ। प्रोवाइडेड टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहना चाहिए। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं कि सपोज करो अपने पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने मिला दी हाइड्रोजन गैस, राइट। हाइड्रोजन गैस मिला दी, कितनी मिलाई है भाई, ये मिलाई है मैंने, कुछ भी लगा लो आप, 20 ग्राम 20 ml लगा लो, 20 ml हमने लिए ये हाइड्रोजन गैस। तो इसको हमने ml से जब मॉलिक्यूल्स निकाले हैं तो सपोज करो कुछ भी मान लो कि 20 ml हाइड्रोजन में ना, यहाँ पर ये x मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के 20 ml में हाइड्रोजन के x मॉलिक्यूल्स हैं। तो गाइज यही का यही आप कंटेनर ले लो और अब आप कंडीशन भी सेम ही रखो टेम्परेचर और प्रेशर की। तो अब इस कंटेनर में आप डाल दो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की वॉल्यूम सेम रखो, उसको भी हमने लेना है 20 ml। तो गाइज अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यही कंटेनर है, टेम्परेचर प्रेशर की सिचुएशन भी, कंडीशन भी सिमिलर ही है और हाइड्रोजन हो चाहे नाइट्रोजन हो दोनों की ही वॉल्यूम भी सेम सी है, 20 ml हाइड्रोजन है, 20 ml ही नाइट्रोजन है। तो ऐसे में अगर आपको बता दिया जाए कि हाइड्रोजन के 20 ml में x मॉलिक्यूल हैं तो बताओ ये सारी सिमिलर कंडीशन में नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो योर आंसर विल बी x मॉलिक्यूल्स। तो गाइस नाइट्रोजन के भी x मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट होंगे। फिर से समझो क्या कहता है ये लोग कि अगर टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन सिमिलर है तो ऐसे केस में अगर गैसेस ने, अलग अलग गैसेस ने, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ने वॉल्यूम को इक्वल ले रखे, 20 ml ही हाइड्रोजन है और 20 ml ही नाइट्रोजन है। गाइस अगर वॉल्यूम इक्वल है तो अगर दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे, कहने का मतलब अगर हाइड्रोजन के x मॉलिक्यूल्स हैं 20 ml वॉल्यूम में तो ऐसे केस में नाइट्रोजन के भी x मॉलिक्यूल्स ही होंगे अगर नाइट्रोजन की वॉल्यूम 20 ml ही है। तो गाइज ये था आज की वीडियो के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।